हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार और उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति के दो केंद्र। अगर आप एक को मस्तिष्क कहेंगे तो दूसरे को हृदय कहना पड़ेगा। अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो यूपी और बिहार के रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। और पिछले 50 साल से यूपी और बिहार ही देश की राजनीति की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो इसके खिलाफ भी जो पहला बिगुल फूटा वह बिहार में था। बाद में वह उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक पहुंचा और वहां पर सत्ता का परिवर्तन देखने को मिला। जेपी मूवमेंट से निकले कई सारे छत्रप। उस दौर में लग रहा था कि जेपी मूवमेंट का क्या रोल होगा, लेकिन जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार कई सालों तक महसूस करता रहा। भारत की राजनीति में जयप्रकाश नारायण के शिष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन यूपी और बिहार यह ऐसे राज्य हैं जहां पर जयप्रकाश नारायण के शिष्यों का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। आज हम बात करेंगे बिहार में, क्योंकि वहां पर एक जनरेशन नई आ चुकी है और वह जनरेशन इस दौर की राजनीति को तय कर रही है। एक समय जब बिहार की बात होती थी तो तीन नेता प्रमुखता से वहां पर सामने आते थे, एक आरजेडी के, एक जेडीयू के और एक भाजपा के। आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव, जेडीयू से नीतीश कुमार और भाजपा से सुशील मोदी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अपने कॉलेज के दिनों में भी यह तीनों ही राजनीति एक साथ किया करते थे। लालू प्रसाद यादव तो कई बार सुशील मोदी पर व्यंग मार चुके हैं, क्योंकि उनके बीच के जो संबंध थे वो ऐसे ही थे। राजनीतिक रूपरेखा, विचारधारा अलग थी, पर उनके बीच में कभी आपने कटुता नहीं देखी होगी। कारण यह है कि एक दौर में एक ही जगह से उठे यह तीनों नेता आने वाले समय में बिहार की राजनीति को भी निर्देशित करने लगे थे। लेकिन वर्तमान समय कुछ और है। लालू प्रसाद यादव 76 साल के हो चुके हैं, अस्वस्थ रहते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। वहीं नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कह चुके हैं कि यह मेरा आखिरी चुनाव था। 74 वर्ष की उम्र उनकी भी हो गई है। और अभी सुशील मोदी की कैंसर से मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में उम्र कितनी तेजी से आगे बढ़ी और 30 सालों से जो वहां पर यह तीनों राजनेता राज कर रहे थे, अब उनका स्थान युवा नेताओं ने ले लिया है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जेपी के शिष्यों से इस नई युवा पीढ़ी के हाथ में सत्ता परिवर्तन देखा जा रहा है, यह बिहार की राजनीति को कितना परिवर्तित करेगा। और बात करेंगे उन चार प्रमुख नेताओं की जो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। तो जब बिहार की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ख्याल हमारे मन में आता है वह जेपी मूवमेंट का आता है। और जेपी मूवमेंट के बाद जिस तरह का माहौल बिहार में देखा गया, 1990 के दौर में जब जनता दल की सरकार बिहार में बनती है और लालू प्रसाद यादव वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, उस दौर पे लगा कि सामाजिक आंदोलन का जो ताना बाना लालू प्रसाद यादव ने बिहार में गढ़ा और जिस तरीके से वहां पर सामान्य जाति के प्रभुत्व को समाप्त करते हुए ओबीसी और दलित के लिए काम करना शुरू किया, वह भारतीय राजनीति का पहला ऐसा चेंज माना जा सकता है। और बिहार में बहुजन की राजनीति का दौर शुरू हुआ। उसी दौर में उत्तर प्रदेश में भी यही राजनीति चल रही थी। यहां पर कांशीराम के नेतृत्व में बसपा और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उभर रही थी। लेकिन 1995 आते आते लालू प्रसाद यादव का, चूंकि बिहार में एक छत्र राज्य चल रहा था, लेकिन तभी उनके ऊपर चारा घोटाले के आरोप लगते हैं। वह आरोप धीमे धीमे संगीन होते जाते हैं और एक समय तो उन्हें जेल जाना पड़ता है। तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बना दिया बिहार का मुख्यमंत्री। 2005 तक यह सत्ता चलती है, लेकिन इस सत्ता को बदलते हैं उन्हीं के साथी। एक दौर पे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नीतीश कुमार बिहार में आरजेडी के शासन का अंत करते हैं
और बनाते हैं वहां पर जेडीयू की सरकार। नीतीश कुमार 2005 से वर्तमान समय लगभग 19 साल हो गए हैं, तब तक वह लगातार मुख्यमंत्री वहां पर बने हुए हैं। यह अलग बात है कि बिहार में सत्ता नहीं बदलती, बिहार में विपक्ष बदलता है। तो पहले बात करते हैं आरजेडी के नए नेतृत्व की, बात करते हैं तेजस्वी यादव की। इस समय लालू प्रसाद यादव की हेल्थ खराब होनी शुरू हुई। 2014 का चुनाव लालू प्रसाद यादव ने एक्टिवली लड़ा। फिर 2015 का चुनाव महागठबंधन का निर्माण हुआ और वहां पर भी नीतीश और लालू इन्हीं की जोड़ी साथ चल रही थी और निर्माण हुआ महागठबंधन का। एमवाई समीकरण की राजनीति आरजेडी करती थी, उसके साथ मिली नीतीश कुमार की नई राजनीति जिसमें महिला और एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास के वोट एक साथ मिलते हैं। 15 का चुनाव इंटरेस्टिंग था। भाजपा उस चुनाव को जीतती लग रही थी, लड्डू बट चुके थे, लेकिन तभी 11 बजे तक नतीजों ने ऐसी पलटी मारी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की महागठबंधन ने वहां पर सरकार बनाई। लेकिन फिर बीच में फिर खटास आई, सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन महागठबंधन की जगह पे एनडीए की सरकार बनी। अब 2020 के चुनाव की बात करते हैं कि यह चुनाव बिहार की दिशा तय करने वाला चुनाव है। कारण यह है, लालू प्रसाद यादव अपने हेल्थ की वजह से काफी एक्टिव नहीं रह गए थे, जेल में भी वो जा चुके थे, उनके ऊपर चुनाव न लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाध्यता भी आ चुकी थी, क्योंकि चारा घोटाले पे आरोप सिद्ध हो गए थे। तब कमान संभाली लालू प्रसाद यादव के दो बेटों ने, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। 15 में भी आपने देखा कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बन चुके थे। लेकिन 2020 का चुनाव पूरे तरीके से महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही चेहरा थे। युवाओं के बीच में एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था। वह बात भी कर रहे थे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की और साथ ही साथ बात कर रहे थे बेरोजगारी की। अब इस मुद्दे को वह लेकर आगे बढ़े और अगर आप 2020 के चुनाव को जो बिहार में विधानसभा के हुए थे इनको फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि बिहार में उस दौर में तेजस्वी यादव काफी पॉपुलर हो चुके थे और अगर वोट शेयर की बात की जाए तो 39.6% वोट मिला था एनडीए को और 39.3% वोट मिला था महागठबंधन को। और महागठबंधन उस चुनाव में, मतलब आरजेडी की बात करूं महागठबंधन से, तो आरजेडी उस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसके पास 75 विधायक थे। सेकंड नंबर पे भाजपा थी और थर्ड नंबर पे जेडीयू थी। तेजस्वी यादव के लिए माहौल वहीं से सेट हुआ, बिहार के युवाओं में क्रेज देखा गया और उस चुनाव को जैसे तेजस्वी यादव ने लड़ा उस दौर में वह साफ दर्शा रहा था कि आने वाले समय में बिहार अपना भविष्य उस चेहरे में देख सकता है। एमवाई समीकरण की राजनीति से आगे बढ़ते हुए उन्होंने नई राजनीति की शुरुआत कर दी, बीएपी। इन्होंने कहा कि यह बाप की राजनीति है, मतलब बहुजन, अगड़ा और गरीब, पी से पुअर। यह राजनीति की शुरुआत करी और काफी मुखर रूप से आगे बढ़े। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को भी आगे बढ़ाया और अपनी बेटी मीसा भारती को भी आगे बढ़ाया। लेकिन यहीं पर आरोप लग जाते हैं कि वंशवाद की राजनीति ही आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं और वर्तमान समय में बिहार के कई सारे युवा और इसके अतिरिक्त कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो तेजस्वी यादव में बिहार का भविष्य देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव वर्तमान समय में बिहार की राजनीति से गायब दिखाई दे रहे हैं। वह किसी खास रोल में आपको नहीं दिखेंगे, जबकि मीसा भारती राजनीति करती हैं केंद्र की। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के पास आरजेडी की ओर से पूरा बिहार है और जिस तरीके से वह बिहार की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है। सेटबैक लगा 2024 का लोकसभा चुनाव, लेकिन इतना भी बड़ा सेटबैक यहां पर नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में 3 पार्टियां प्रमुख हैं। इन 3 पार्टियों में जो 2 साथ रहेंगी उसका चुनाव में प्रभुत्व देखा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और लीडर की जो वर्तमान समय की राजनीति में काफी ग्लोरीफाई हो रहे हैं, लड़कियों के बीच में काफी फेमस हैं और राजनीति को लेकर काफी मुखर हैं। एक दौर में बॉलीवुड में अपने एक्टिंग के जलवे दिखाने वाले चिराग पासवान।
एक तरफ आप उन्हीं को देखेंगे वर्तमान समय में। तो एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जेपी के शिष्य तो नहीं कह सकते क्योंकि जेपी मूवमेंट का वो हिस्सा नहीं रहे हैं। लालू और नीतीश के सीनियर थे, लेकिन 2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद एलजेपी में पावर क्राइसिस हो गई क्योंकि रामविलास पासवान के भाई पारस पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान के बीच में हो गई सत्ता की लड़ाई। वहां पर एलजेपी 2 पार्ट में टूट गई, एक जो पारस पासवान की लीडरशिप में काम कर रही थी और एक जो चिराग पासवान की लीडरशिप में काम कर रही थी। अब बात यह है कि एनडीए के साथ जाएगा कौन। तो शुरुआत में बीजेपी ने पारस पासवान की एलजेपी को सपोर्ट करना शुरू किया, पर 2024 चुनाव आते आते एक चीज समझ में आ गया कि जो वोट बैंक चिराग पासवान के पास है वैसा वोट बैंक पारस पासवान के पास नहीं है। और तब बीजेपी ने वहां से चिराग पासवान को आगे लेकर बढ़ने की अपनी जो तरीके हैं उनको यहां पर शो कर दिया कि हम चिराग पासवान के साथ ही आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा 2020 के चुनाव में एलजेपी एनडीए का पार्ट नहीं थी, वह इंडिपेंडेंट फॉर्म में चुनाव लड़ रही थी। उस दौर पे भी चिराग पासवान ने यह कह दिया था कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं, लेकिन जिस तरह का कुशासन नीतीश कुमार कर रहे हैं उस कुशासन के साथ मैं नहीं रहने वाला हूं। फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन माना जाता है कि बीजेपी ने ही प्रमोट किया यहां पर एलजेपी को कि वह अलग से चुनाव लड़े। फिर बातें आगे बढ़ती हैं और एलजेपी जो है जब 2 पार्ट में टूट जाती, फिर चिराग पासवान के वोट बैंक के सहारे बीजेपी उन्हें अपने पार्टी में शामिल करती है, मतलब एलजेपी एनडीए का पार्ट बनती है और पारस पासवान साइडलाइन किए जाते हैं। तो यहां से चिराग पासवान की राजनीति की शुरुआत होती है। अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं और राजनीति की नई दिशा को दिखाते हैं। बिहार में भी काफी लोकप्रिय चेहरा है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वह एनडीए की सरकार के कुछ मुद्दों के खिलाफ मुखर होते दिखाई दे रहे हैं, यह साफ दर्शा रहा है कि अब चिराग पासवान अपनी राजनीति की दिशा स्वयं तय कर रहे हैं, न कि किसी पार्टी के बहाने वह अपनी राजनीति की दिशा और दशा तय करते दिखाई दे रहे हैं। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर और एसएसटी में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके मुद्दे पर जिस तरीके से मुखर होकर चिराग पासवान ने अपनी बात कही, वह दर्शा रहा है कि यह व्यक्ति आने वाले समय में बिहार की राजनीति का भविष्य हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% सीट जीतने वाले, जितनी सीट उनको दी गई उस सीट पर वह चुनाव जीतकर आए हैं। तो ऐसे में उनका जो प्रभुत्व है वह बिहार की राजनीति में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो तेज प्रताप यादव के बाद अगर कोई चेहरा बिहार की राजनीति में काफी मुखरता से उभरता हमको दिखाई दे रहा है तो वह चिराग पासवान का है। अब बात करते हैं ऐसे नेता की जो कि निषाद कम्युनिटी से आते हैं, बॉलीवुड में सेट डिजाइनर थे और वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन का पार्ट है और में एनडीए का पार्ट हुआ करते थे। बात कर रहे हैं मुकेश साहनी की, जो कि विकासशील इंसान पार्टी मतलब वीआईपी के नेता हैं। यह पार्टी 2019 में बनी और 2020 के दौर पर यह एनडीए का पार्ट बनी। मुख्यतया इस पार्टी का जो वोट बैंक है वह मधुबनी खगड़िया के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर वीआईपी को 4 सीटें मिली, लेकिन माना जाता है यह सभी जो लोग खड़े थे वीआईपी के सिंबल से क्या भाजपा के लोग थे, इसीलिए 2 साल के अंदर ही यह सभी भाजपा में शामिल हो गए और वर्तमान समय में वीआईपी के पास एक भी विधानसभा का विधायक नहीं है। लेकिन राजनीति में उनके वोट बैंक की पकड़ देखी जाती है। मछुआरा कम्युनिटी में वो अच्छी खासी वोट बैंक जो है रखते हैं, इस वजह से वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन उनको अपने साथ लेकर चल रहा है और 2025 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी अपना रोल प्ले कर सकती है। तो यह एक और प्रमुख चेहरा जो उभर रहा है बिहार की राजनीति में। एक और चेहरा यूएन में काम किए हुए, विदेशों में रहकर अपना नाम आगे बढ़ाने वाले, 2014 के चुनाव में
मुख्य स्ट्रेटजी मेकर की भूमिका तय करने वाले प्रशांत किशोर। कई लोग मानते हैं कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को लेकर जो माहौल बनाया गया वो प्रशांत किशोर का ही माहौल था, लेकिन समय के साथ खटपट हुई। उसके बाद 2015 का चुनाव, जहां पर वह नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ आकर मिले और यहां पर उन्होंने कहा बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 7 निश्चय यही लेकर आए थे बिहार में। राजनीति को परिवर्तित करने वाले उसके बाद चलते हैं ममता बनर्जी से मिलते हैं, उनके स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्टालिन से मिलते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। हर जगह उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हर किसी ने लोहा माना। लेकिन एक ही चुनाव है जहां पर प्रशांत किशोर फेल हुए, वह था उत्तर प्रदेश का चुनाव। यूपी के दो लड़के यह मूवमेंट नहीं चला पाए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है। अगर असफलता को देखा जाए तो एकमात्र सफलता आप इसको यहां पर क्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर जेडीयू में शामिल हुए, नीतीश कुमार के करीबी रहे, रहने के लिए सीएम आवास में उनको एक कमरा मिला, जेडीयू के उपाध्यक्ष तक बन गए। पर नीतीश कुमार के साथ खटपट शुरू हुई क्योंकि वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दबा नहीं पा रहे थे। तब 2020 में उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया कि बिहार की राजनीति को बदलना है, बिहार को एक विकल्प देना है। तब उन्होंने बात बिहार की एक मूवमेंट शुरू किया, लेकिन यह मूवमेंट कोविड की वजह से आगे नहीं बढ़ा। फिर 2022 के दौर पे उन्होंने शुरू किया अपना जन सुराज यात्रा। गांव गांव घूमे, लोगों से मिले, बातें करी और अपने पार्टी के लिए सदस्यों को चुना। 2 अक्टूबर 2024 को एक पार्टी का निर्माण किया। यह पार्टी है जन सुराज पार्टी। अपने पार्टी के एजेंडे में कहा किसान को हम देंगे व्यावसायिक खेती का ऑप्शन, और यहाँ पर अब वह सबसिस्टेंस फार्मिंग अर्थात खाने के लिए खेती से वो आगे बढ़ेगा। बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, बिहार में महिलाओं को रोजगार देंगे, पेंशन देंगे, यह सारे काम उन्होंने कहा। लेकिन एक बात तो नीतीश कुमार से उन्होंने सीखी थी कि नीतीश कुमार भी एक दौर पे राइट टू रिकॉल के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे कि अगर कोई व्यक्ति जिसको लोगों ने चुना है, अगर वह काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसका हक नहीं बनता कि वह रिप्रेजेंटेटिव रह सके, उसको बुला लेना चाहिए। इस बात को प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल किया और कहा कि हम सरकार बनाएंगे, 2025 के विधानसभा चुनाव में हर सीट पर लड़ाई लड़ेंगे और अगर हमारे लोग चुनकर आते हैं तो हम यहाँ पर राइट टू रिकॉल इंप्लीमेंट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो हम उसे वापस बुला लेंगे। तो बिहार की राजनीति में यह 4 चेहरे इस समय राजनीति की दिशा निर्धारित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मुकेश साहनी और प्रशांत किशोर। आने वाले समय में देखेंगे राजनीति की दिशा किधर जाती है। 25 के चुनाव जो बिहार में होंगे वह इन 4 चेहरों के बीच में होंगे। जेडीयू वर्तमान समय में किसी नए नेतृत्व को तैयार नहीं कर पाया है। बीच में 2 लोग आए, एक आरसीपी थे और एक ललन सिंह, लेकिन नीतीश कुमार ने देखा यह दोनों अपने ही पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हें भी पद से हटा दिया। तो जेडीयू वर्तमान समय में केवल नीतीश कुमार के चेहरे पर ही है। 25 के चुनाव में वह क्या करेंगे समय बताएगा। बाकी 4 चेहरों के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। यदि सुधांशु को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।